जय हिंद। मेरी पिछली वीडियो यानी CCTNS 2.0 ट्रेनिंग डे 1 में हमने जाना था कि CCTNS 2.0 आखिर क्या है और CCTNS 1.0 की तुलना में इसमें किस तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। और आज की वीडियो और भी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे सीधे उन चीजों की जिनका संबंध थाने के रोजमर्रा के कामों और अनुसंधान में है। यानी अनुसंधान में क्या बदलाव आया, अनुसंधान के संबंधित जानकारी कैसे बेहतर तरीके से जुड़ेगी, रिपोर्ट्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए CCTNS 2.0 किस तरह उपयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन। किसी भी पुलिस केस में सबसे महत्वपूर्ण चरण में से एक है अनुसंधान। FIR दर्ज होने के बाद घटना से लेकर गवाह, आरोपी, बरामदगी, दस्तावेज, साक्ष्य और केस डायरी से संबंधित अनेक जानकारियों को व्यवस्थित रखना पड़ता है। CCTNS 2.0 के नए इकोसिस्टम का उद्देश्य इन प्रक्रियाओं को ज्यादा स्ट्रेच्ड और इन्वेस्टिगेटेड बनाना है। यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को केवल इंफॉर्मेशन एंट्री नहीं करनी है बल्कि उपलब्ध इंफॉर्मेशन का बेहतर उपयोग करना है। मान लीजिए किसी मामले में आरोपी के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आती है। अब जांच अधिकारी के लिए सवाल होता है, क्या इस व्यक्ति का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या किसी दूसरे राज्य या जिले में इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है? क्या किसी दूसरे मामले में इसकी कोई समान भूमिका रही है? यहीं पर इंटीग्रेटेड क्रिमिनल डैशबोर्ड का महत्व सामने आता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन केवल FIR के डाटा तक सीमित नहीं रहेगी। उपलब्ध डाटा को दूसरे रिलेटिव रिकॉर्ड्स के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सुविधा की। कई राज्य ऐसे होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अकेले नहीं होता, उसके साथ दूसरे व्यक्ति, वाहन, स्थान, मोबाइल नंबर, पुराने मामले या अन्य लिंक्स जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में डाटा के बीच संबंध समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ICGS के अंतर्गत क्रिमिनल नेटवर्किंग लिंकिंग एनालिसिस और मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं जिनका उद्देश्य उपलब्ध क्रिमिनल डाटा के बीच रिलेशनशिप को समझने में मदद करना है। यानी डाटा सिर्फ डाटाबेस में स्टोर नहीं रहेगा बल्कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूजफुल कम्युनिकेशन खोजने में मदद कर सकता है। अब जानते हैं कि अभियोजन के लिए इसका फायदा क्या है। अब इसे एक साधारण उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली। केस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन आगे प्रोसिक्यूशन और कोर्ट प्रोसेस के लिए जाती हैं। अगर अलग अलग जगह डाटा मैन्युअली मेंटेन करना पड़े तो समय भी लगेगा, गलती की संभावना भी बढ़ेगी और इंफॉर्मेशन के बीच मिसमैच की संभावना भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेटेड सिस्टम का उद्देश्य है कि उपलब्ध डाटा को ऑथराइज यूजर के लिए बेहतर तरीके से एक्सेसिबल बनाया जा सके और एक इंफॉर्मेशन को बार बार अलग अलग जगह एंट्री करने की जरूरत कम पड़े। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे लगभग हर पुलिसकर्मी इस्तेमाल करता है, यानी रिपोर्ट्स। CCTNS में रिपोर्ट्स केवल स्टैटिक्स देखने के लिए नहीं होता है। रिपोर्ट्स का उद्देश्य है कि वरिष्ठ अधिकारी और फील्ड लेवल ऑफिसर ये समझ पाए कि क्या हुआ, कितने मामले हैं, कहाँ डिले हो रहा है और किस तरफ मॉनिटरिंग की जरूरत है। जैसे सवालों के जवाब डाटा के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल पुलिस प्लेटफॉर्म पर CCTNS रिपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। CCTNS 2.0 के संदर्भ में रिपोर्ट्स और अलर्ट्स का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पेंडिंग वर्क की बेहतर मॉनिटरिंग। किस केस में क्या पेंडिंग है और वो किस स्टेज पर अटका हुआ है, कहाँ एक्शन बाकी है, किस प्रकार की टाइमलाइन या कंप्लायंस पर ध्यान देना है। और ऐसी इंफॉर्मेशन को सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स और अलर्ट के माध्यम से अधिक व्यवस्थित तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए भी मॉनिटरिंग आसान हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी अपनी पेंडिंग टास्क पर नजर रखने में मदद मिल सकती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी प्रक्रिया में डेडलाइन मिस ना हो, इसके लिए डिजिटल सिस्टम में टाइमलाइन बेस्ड अलर्ट का महत्व बढ़ जाता है। यानी सिस्टम केवल डाटा स्टोर करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है
बल्कि वर्कफ्लो को मॉनिटर करने वाला मददगार टूल भी बन गया है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, CCTNS 2.0 कितना भी एडवांस हो जाए, अगर हम गलत डाटा डालेंगे, इनकम्प्लीट डाटा डालेंगे या आवश्यक फील्ड को सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमें सही आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए CCTNS 2.0 में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्वालिटी डाटा। इसलिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर डाटा एंट्री की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस बहुत महत्वपूर्ण होगी। बात आती है कि CCTNS 2.0 को हम कैसे समझें। अगर मैं इस पूरी सेकंड वीडियो को 3 लाइनों में समझाऊं, तो पहली बात, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा डाटा ड्राइविंग होगी। दूसरी बात, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक, प्रिजनर और कोर्ट के बीच इंटीग्रेशन बेहतर होगा। तीसरी बात, रिपोर्ट, सर्च, एनालिसिस और अलर्ट के माध्यम से मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग ज्यादा सिस्टमैटिक हो सकती है। लेकिन असली बदलाव टेक्नोलॉजी से ज्यादा सोच में है। CCTNS 2.0 केवल सॉफ्टवेयर का नया वर्जन नहीं है, यह हमारे काम करने के तरीके में भी बदलाव की मांग करता है। हमें केवल ये नहीं सोचना है कि डाटा कैसे भरना है, बल्कि यह सोचना है कि जो डाटा मैं भर रहा हूँ उसका उपयोग कौन कौन करेगा, क्योंकि वह डाटा इन्वेस्टिगेशन में भी काम आएगा, प्रोसिक्यूशन में भी काम आएगा, कोर्ट प्रोसेस में भी काम आएगा, एनालिसिस में भी काम आएगा और भविष्य की प्रोसेसिंग और प्लानिंग में भी काम आ सकता है। इस वीडियो से जुड़ी सभी बातें अब तक मैंने आपको बता दी हैं, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि CCTNS 2.0 में जर्नल डायरी कैसे भरेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। अगर आपको याद होगा तो इसमें हाजिरी गिनती को एक नया फॉर्मेट दे दिया गया है और जर्नल डायरी में ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दे दिए गए हैं। शिकायत में बताया था कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं। शिकायत में गायब दस्तावेज जोड़ें और प्रारंभिक पूछताछ अनुरोध को स्वीकृत/अस्वीकृत करें। नागरिक सेवाओं में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पंजीकरण में जो जो चेंज हुआ था आपको बता दिया गया है। अब आता है अनुसंधान। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसको देख लें। अब हम अपना आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। अनुसंधान आप जैसे जानते ही हैं, इन्वेस्टिगेशन, सभी इन्वेस्टिगेशन के सारे फॉर्म्स इसके अंदर दे दिए गए हैं। IF2, IF3, जमानत का विवरण। अब आप यहीं से जमानत जिसको आपने दी है उसका विवरण आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। IF4, मामले का पुनः कार्य आवंटन, जो आपको मामले का पुनः आवंटन आप कर सकते हैं, वो SHO साहब की आईडी से होता है। यह SHO साहब की आईडी ही खुली हुई है। पूछताछ प्रपत्र जोड़ें, जो आप अभियुक्त से पूछताछ करते हैं उसको आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। अंतिम प्रपत्र IF5, यहाँ पे देखिए IF5 को भी डालने के लिए दिया गया है। मामला की डायरी, मतलब जो CD होती है वो भी यहाँ से आपको दिखाई देगी। अभी मैं विवेचक की आईडी खोलूंगा तब आपको दिखाई देगी। अभी SHO साहब की आईडी है। रिमांड खोजे हुए देखें, अगर कोई रिमांड भरा है तो आप यहाँ पर खोजे हुए देखे कर सकते हैं। प्रकरण प्रगति रिपोर्ट देखें, जो भी इन्वेस्टिगेशन पे जो भी प्रगति होगी यहाँ पर आप प्रगति रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अभी एक एक करके आपको सभी पॉइंट्स इसके दिखा दिए जाएंगे। अभी खाली आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। उद्घोषित अपराधी, संपत्ति संचालन, चालान रसीद, मालखाना, इसी में मालखाना भी दे दिया गया है। बाहरी एजेंसियां, तलाश परिपत्र, जो आप लुकआउट नोटिस जारी होता है ये तलाश प्रपत्र है। हिरासत की श्रृंखला, हिरासत कब कब आपने किस किस को हिरासत में लिया उसकी श्रृंखला यहाँ से देख सकते हैं। पूर्वावर्ती व पृष्ठभूमि रिपोर्ट, मतलब जो किशोर से संबंधित जो हम चालानी रिपोर्ट करते हैं उसको आप यहाँ से भर सकते हैं। अनुरोध पत्र, अभियोग पत्र खोजे हुए देखें।
और प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण के लिए आवेदन करें। निर्वासन प्रस्ताव, किसी भी अभियुक्त को तड़ी पार करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो भी यहीं पर है, और जो न्यायालय द्वारा जो कार्रवाई किया गया है उसको भी यहाँ से आप भर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं अनुसंधान में, हम एक एक करके इसको देखते हैं। आज हम आपको अनुसंधान, अभियोजन, रिपोर्ट्स, निर्देश एवं अनुपालन और केस बास्केट के बारे में समझाएंगे। ट्रेनिंग की यह लास्ट वीडियो होगी, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें। अनुसंधान पे हम क्लिक करते हैं। पहला ही आता है अपराध विवरण प्रपत्र सेकंड, जो आप IIF2 भरते हैं उस पे आप अपराध प्रपत्र विवरण तैयार करें, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर FIR नंबर डालने के लिए आ रहा है, हम इसे खोजे कर लेते हैं। यहाँ देखिए प्राथमिकी संख्या आ गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो अधिनियम हमने जोड़ा था वो दिख रहा है। प्राथमिकी श्रेणी जघन्य है या संवेदनशील, आप इस पर जो आपसे संबंधित होगा आप क्लिक करेंगे। देखिए वीडियो बनाते बनाते कनेक्शन भी चला गया है, और हमने अगर कोई काम अधूरा छोड़ा है तो वैसे जो CCTNS 1.0 में अगर हम उसे रिकनेक्ट करते तो सारा काम उड़ जाता है, मगर आप देख रहे होंगे वापस ये कनेक्शन जुड़ गया, तो ये सभी कार्य हमारा वापस हमारे पास जहां पर हमने छोड़ा था वहीं का वहीं है। अब अगला आता है संग्रह अपराध विवरण, मतलब इस पे देखते हैं क्या क्या है। चिकित्सा कानून प्रकरण, GD के माध्यम से कोई गिरफ्तारी होगी या GD के माध्यम से कोई संपत्ति हम जब्त कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है। अभी हम IF2 भर रहे हैं। IF2 में हो सकता है हम गिरफ्तारी कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। खोजे भी है यहाँ पर, खोजे में क्या दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे GD आप यहाँ से जोड़ भी सकते हैं। अगर खोजे कोई GD आपने पहले IF इसका संपत्ति के लिए भरा हो या गिरफ्तारी के लिए भरा हो तो आप खोजे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हर फॉर्म में फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें जितने भी इस IF2 से संबंधित जितने भी संलग्नक होंगे आप उस पर उसको PDF बनाकर आप इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। PDF का साइज आप देख रहे होंगे कि पहले तक वो 200 KB होता था, अब ये 4 MB तक हो गया है। PDF का साइज 4 MB बहुत होता है, और उसमें आपकी PDF आ जाएगी। नहीं आती तो आपको क्रोम से एक बार उसको कंप्रेस करना होता है। 4 MB की PDF इनफ होती है, मगर अगर आप कंप्रेस करना चाहें, आपका PDF इससे बड़ा हो, तो आप उसे कंप्रेस करके छोटा भी कर सकते हैं। अब आता है ई साक्ष्य प्राप्त करें। अगर आपने इस FIR में ई साक्ष्य बना दिया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ई साक्ष्य ऑटोमेटिक इसके साथ फिच हो जाएगा और यहाँ पर शो करने आपको लग जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर दे दिया गया है। पहले आप ई साक्ष्य ढूंढते थे कि मैंने इसमें बनाया या नहीं बनाया, अगर आपने उसको ई साक्ष्य को FIR के साथ जोड़ा है तो ऑटोमेटिक जैसे ई साक्ष्य प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर डिटेल नहीं आ रही तो इसका मतलब अभी ई साक्ष्य नहीं बनाया गया है, या फिर अगर बनाया भी गया है तो FIR के साथ उसको मैप नहीं किया गया है। अब हम अगले पे क्लिक करेंगे। अब घटना आता है, घटना के बारे में सब चीज दिख रहा है। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं या घटना फिर से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर चेंज करना चाहते हैं तो संशोधित करे पे क्लिक करेंगे। अब अगले पे क्लिक करते हैं। अगला, जैसे जो अगला वाला बटन आ रहा है वो नेक्स्ट का बटन है, उसे हिंदी में अगला हो गया है। कार्यप्रणाली देखिए, मेजर हेड माइनर हेड आपसे पूछे गए हैं। जो भी मेजर हेड माइनर हेड होंगे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद जोड़े करेंगे। CCTNS 2.0 में एक बहुत अच्छी खासियत है कि आपको अधिकतर चीजों में ड्रॉप डाउन के बटन दिए गए हैं। इससे डाटा को मैनेज करने में भी आसानी होती है और आपको रिपोर्ट्स लेने में भी आसानी होती है, और आपको इसमें कुछ भी अलग से भरना नहीं पड़ता। इसमें हेड पहले से दी गए हैं, आपको बस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और जो आपसे संबंधित हेड है उस पर क्लिक करके जोड़े पे क्लिक कर देंगे। वाहन के प्रकार, कौन सा वाहन है हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो आपसे संबंधित होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, हर चीज मैंडेटरी नहीं होगी इसमें।
वाहन का प्रकार, धारित चिन्ह, ये सब आपने जोड़ने के बाद आप इसको अगले पे क्लिक करेंगे। अब अगला आ गया है, देखिए यहाँ पर प्रथम नाम अमिताभ कुमार शर्मा, ये पहले से है, ये वादी का नाम होगा, शिकायतकर्ता का सत्यापित है, पहले से दिखा रहा है कि इसका फ़ोन नंबर सत्यापित है। हम अगले पे क्लिक करेंगे। अब इनका पता आ गया है और ये पता पहले से ही था जो हमने एफआईआर करते समय जोड़ा था, संचार का भी हमने जोड़ दिया था। हम इसको अगला करेंगे और पते भी जोड़ सकते हैं, जोड़े करके पता जोड़ सकते हैं। हम अगला पे क्लिक करेंगे। अब व्यक्तिगत विवरण आ गया है, यहाँ पर हमने अगर कोई उनका राष्ट्रीय या मीडिया कुछ हमने भरा होता तो आ जाता। अगला पे क्लिक करते हैं। ये वहां से जो आपने एफआईआर में भरे थे वो सभी चीजें उठा दिया है इसने। हम अगला करेंगे। अब देखिए अभियुक्त की सूचना, ये अमिताभ शर्मा दिख रहा है, अभियुक्त पहला, दूसरा नाम रमेश दिख रहा है। अगर आप संशोधित करना चाहते हैं तो यहाँ से संशोधित भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप अगला पे क्लिक करेंगे। गवाहों का विवरण, हमने गवाहों में भी यही नाम जोड़ दिए थे, क्योंकि हम आपको ये टेस्टिंग बेस या ट्रायल बेस या ट्रेनिंग बेस जो भी आप कहना चाहें उस पर हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आता है प्राथमिकी संबंध रुचि, जो भी हमने 45,000 रुपये जो भरे थे वो आ गए हैं। हम इस पे संपत्ति रुचि आ गया। अब हम इसको जमा करेंगे। देखिए IF2 भरना कितना आसान हो गया है। पहले आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती थी, अब ऑटोमेटिक सभी चीज IF1 से इसने उठा ली हैं। बस आपको 2-3 चीजों पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपका IF2 जमा हो जाएगा। इसी प्रकार IF3 देखते हैं, गिरफ्तारी का विवरण, गिरफ्तारी ज्ञापन की तैयारी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कृपया FIR निवारक कार्रवाई और GD से चुने। अगर आप IF3 आपको पता है कि आप FIR की भी IF3 भर सकते हैं, निवारक कार्रवाई में भी गिरफ्तारी कर सकते हैं और जनरल डायरी से भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी आपसे सुटेबल होगा, अभी हम FIR का भर रहे हैं तो हम प्राथमिकी पे रहने देंगे। FIR नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और खोजे पे क्लिक करेंगे। FIR नंबर इसने नीचे दे दी है, हम इस पे क्लिक करेंगे। वही ऑप्शन जो आपका IF3 भरते समय FIR नंबर मांगता था वैसे ही ऑप्शन दिया है, बस इसको डिस्प्ले करने का एक नया तरीका आपको दे दिया है। यहाँ पे देखिए अधिनियम धारा आ गई है। अधिनियम धारा आने के बाद नीचे आपको अभियुक्त का संदिग्ध का विवरण भी आ गया है और लिख रहा है कि गिरफ्तार, ये अभी गिरफ्तार है और इस पे हमने अभी गिरफ्तारी फॉर्म नहीं भरा है, तो हम इसका गिरफ्तारी फॉर्म भरते हैं। क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अब गिरफ्तार ऑब्लिक आत्मसमर्पण का विवरण, ये आपसे पहले भी मांगा जाता था, हम गिरफ्तार कर देते हैं इसे। अब देखिए ऑटोमेटिक सारे फॉर्म्स खुल चुके हैं। जनरल डायरी मैंने आपको बताया था, क्लिक करेंगे। जनरल डायरी अगर हमने भरी है तो खोजे करेंगे, नहीं भरी है तो यहाँ पर जनरल डायरी जोड़े पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको GD आप जोड़ भी सकते हैं। अब क्या वारंट के तहत गिरफ्तारी हुई है? अब देखिए एक आप लोगों की तरफ से एक क्वेरी थी कि हम वारंट से गिरफ्तारी करते हैं उसका हमें IIF3 फॉर्म मतलब गिरफ्तारी का फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं था CCTNS 1.0 में, मगर CCTNS 2.0 में आपको इसका ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आपने वारंट से गिरफ्तारी की है तो आप हाँ क्लिक करेंगे। हाँ क्लिक करने के बाद देखिए यह सभी चीजें चेंज हो गई हैं, कुछ आपसे जानकारियां एक्स्ट्रा मांग रहा है। वारंट का प्रकार जमानती वारंट था, गैर जमानती वारंट था, वारंट की संख्या, कौन से न्यायालय का था, न्यायालय का परिसर का नाम, न्यायालय का नाम, न्यायालय के आदेश, वारंट संख्या, जो देखिए डेट वेट सब मांग रहा है और आप यहाँ पर उसका न्यायालय का आदेश का विवरण यहाँ पे चिपका देंगे। गिरफ्तार किया गया, किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो भी जिसके द्वारा गिरफ्तार किया होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। गिरफ्तारी का समय, अभियुक्त का अल्फा यूनिक कोड, ये अभी मैंडेटरी नहीं है। और अगर हम वारंट से गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो नहीं रहने देंगे। देखिए वो जो आपसे एक्स्ट्रा डिटेल मांगी गई थी वो हट गई है। अगर आपने वारंट के थ्रू गिरफ्तारी की है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी का आधार आपने क्यों गिरफ्तार किया है वो डाल देंगे। प्रमुख घटना स्थल, जो आप घटना स्थल आपका
ग्रामीण क्षेत्र है, गाड़ी का स्थान है, क्या है आप उसको लिख देंगे। घटना का छोटा स्थल उपभवन है मान लीजिए। घटना का पूरा आप स्थान लिख देंगे, जो एड्रेस है उसका, जहाँ से आपने उसको गिरफ्तार किया है। राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन, बीट। और देखिए फाइल अपलोड करने के लिए आ रहा है, आप यहाँ पर उसकी जो फोटो वोटो या जो भी फाइल्स होंगी आप इसके साथ IF3 के आप इसे अपलोड कर सकते हैं। और जो आपने ई साक्ष्य गिरफ्तारी के टाइम का बनाया है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको सारा ई साक्ष्य की डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए आपने देखा होगा कि IF2 में भी सारी डिटेल मिल जा रही थी, और IF3 में भी अगर आपने कोई डाला है और उसको FR के साथ लिंक किया है तो वो आपको डिटेल मिल जाएगी। हम अगले पे क्लिक करेंगे। अगला कह रहा है व्यक्तिगत विवरण है उसका, आपने पूरा ये भर देना है, उपनाम, ये सभी चीजें जोड़नी है। नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर इनकी फोटो भी जोड़ी थी, इसमें हम पुरुष, इनकी सारी डिटेल जो है हमने भर देनी है, और पिता का नाम। आप देखिए यहाँ पर जो चीज छूट गई है, पहले वो फ्रीज रहता था, आप उसको चेंज नहीं कर पाते थे। अब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो चीज छूट गई है हम इसे भर भी सकते हैं। आयु का प्रकार देखिए, उस टाइम पे जो हमने भरा था वो आ गया है। हमने अगर उस टाइम पे हमने फोटो जो डाली थी वो भी आ गई है। और हम अगला पे क्लिक करेंगे। अगला अब उनका पता होता है, जो हमने पता उस टाइम पे भरा था। देखिए स्थायी पता, इनके हमने कहा था कि पत्राचार का पता इनका यही रहे, तो वो आ गया है। अगला, ये सब इसने FIR से उठाए हैं। FIR के टाइम पे जो जो आपने सूचनाएं भरी होंगी वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। शैक्षिक योग्यता आप जोड़ सकते हैं, पहचान का प्रकार जोड़ सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी पता, सभी चीज से आप इसको जोड़ सकते हैं। अगला पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये विशेषताएं, देखिए पूछ रहा है कि चयन करें विशेषताओं का प्रकार, अन्य विवरण जैसे नर हैं, महिला हैं, ये कृत्रिम प्रकार, कोई अगर पुरुष ऋतु के अनुसार ऊपरी वस्त्र पहने हुए हैं, जो भी आप उस टाइम पे हेड्स आते थे सभी हेड्स आपको आ जाएंगे। जो आपने IF1 के टाइम पे या IF2 के टाइम पे जो भी चीजें भरी होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएंगी। आपको इसको चेक करना है, और नई चीज अगर कुछ है तो उनको भी जोड़ सकते हैं। करने के बाद अगला पे क्लिक करेंगे। बैंक अगर आपने डिटेल उस टाइम पे भरी थी IF1 के टाइम तो वो आ जाएगी, नहीं तो अगला पे क्लिक करेंगे। इसमें अधिकतर चीजें आपकी IF1 IF2 इन चीजों से उठा लेगा, आपको बस यहाँ पर चेक करनी है और अगला पे क्लिक करना है। अब देखिए लास्ट आता है, यह आ गया गिरफ्तारी व्यक्ति का विवरण है। इससे पहले किसी भी जमानत कूद, मतलब जमानत अगर इससे पहले कहीं छूटा होगा तो हाँ करके वो क्लिक कर देंगे। जमानत कूदों होने की संभावना, अगर होगी जमानत होने की संभावना है या नहीं, उसको, ये इंग्लिश से लिए गया, इंग्लिश में बनाया गया था, उसे कन्वर्ट किया गया होगा, इसलिए ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। और जो इसका गो लाइव वाला होगा उसमें ये सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। अपराध करने या पीड़ितों या गवाहों को धमकाने की संभावना है या नहीं, आप इनको भर सकते हैं। खतरनाक है या नहीं है, पुनरावृत्ति आदतन अपराधी है या नहीं है, आमतौर पर सशस्त्र रखता है, सशस्त्र रहता है नहीं रहता है, साथियों के साथ। ये देखिए जो जो आपके इस FIR से संबंधित जो जो हेड्स हैं उस पर हाँ या नहीं पे आपको, देखिए तस्वीर ली गई, जब हमने तस्वीर ली थी तो ऑटोमेटिक हाँ दिख रहा है क्योंकि हमने उसकी तस्वीर इसमें अपलोड की गई है। गिरफ्तारी या सरेंडर के लिए उंगली छाप लिए गए, चिकित्सालय, इसकी चिकित्सा हो गई कि नहीं होगी, उपरोक्त। यहाँ पर देखिए उस टाइम पे IIF3 भरते समय आपको एक जगह पे इंग्लिश में लिख के आता था ऑल अबव इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, अब उसे यहाँ पर दे दिया गया है उपरोक्त जानकारी सत्यापित हैं। आप इस पे हाँ करेंगे और अगला पे क्लिक कर देंगे। अब सूचना विवरण आ गया है। सूचना विवरण, किसको सूचना दी, गिरफ्तारी का आधार बताया गया हाँ या नहीं, गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार को सूचना दी गई है हाँ कि नहीं, सूचना किसको दी गई, उसका प्रकार, नाम, टिप्पणी, सब चीज आ गया है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे भरने के बाद। अब आता है उसका पता, जिसको आपने सूचना दी है, वर्तमान पता, स्थायी पता डालने के बाद जोड़े करेंगे, जोड़े के बाद अगला करेंगे। हम अब इसे अगला कर देते हैं।
गवाह आपने जितने जोड़े होंगे दिख जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक टिक आ रहे हैं और जितने भी आप जोड़ेंगे आप यहाँ से नया जोड़े कर सकते हैं। यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करके और सबके आगे टिक लगाते रहेंगे जो जो आपको चाहिए होंगे। अगला पे क्लिक करेंगे। कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई? गिरफ्तार व्यक्ति का पता एवं पुलिस स्टेशन से पुरानी सजा की जांच निकाली गई। गिरफ्तारी करके उसको अग्रेसित किया गया। गिरफ्तार और जमानत और पीआर बॉन्ड पर रिहा किया गया। गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तार लेकिन अग्रेसित जमानत पर रिहा किया गया। अगर आपने इसको थाने से जमानत दी है तो आप इसको गिरफ्तार तथा जमानत या पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। गिरफ्तार लेकिन अग्रेसित जमानत पर रिहा किया गया। जो उसने अग्रिम जमानत लेते हैं उस पर अगर रिहा किया गया है तो ये लेंगे, नहीं तो अन्य आपको दिया गया है। अगर ये आपके सुटेबल पॉइंट्स नहीं है तो अन्य आपको दिया गया है। लास्ट में आप इसको प्रस्तुत करें पे क्लिक करेंगे। पूर्वालोकन आप तब होता है जब आप उसको देखना चाहें कि कुछ छूटा तो नहीं है, और प्रस्तुत करें पे क्लिक करेंगे तो ये जमा हो जाएगा। अब आपको IIF3 भरना आ गया है। अब IIF4 पे आप जमानत ज्ञापन की तैयारी पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फिर से आपसे FIR नंबर मांगा जा रहा है, हम इसको खोजे कर देते हैं। FIR नंबर आ गई हैं, हम क्लिक करते हैं। अब देखिए जब्ती ज्ञापन की तैयारी की तिथि इसने ऑटोमेटिक आज की डेट ले ली है। GD हम क्लिक करेंगे। GD का वही तरीका है, हम क्लिक करेंगे, GD आ जाएगी, होगी तो हमने भरी होगी तो हम इसको खोजे कर देंगे, और नहीं तो हम नया जोड़े करके GD नहीं जोड़ भी सकते हैं। अगला पे क्लिक करेंगे। संपत्ति का विवरण आपने उस टाइम पे भरा था तो यहाँ पे आ गया है, हम इसको क्लिक करेंगे और जब्ती के लिए जोड़े करेंगे। अगर आपने संपत्ति उस टाइम पे FIR करते समय नहीं जोड़ी थी तो आप संपत्ति जोड़े पे क्लिक करेंगे, संपत्ति बनाएंगे। देखिए संपत्ति पे क्या क्या है ऑप्शंस। संपत्ति की श्रेणी है, आभूषण या जो भी चीजें थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। संपत्ति का उप प्रकार है, इसमें जब्त की गई संपत्ति या बरामद की गई संपत्ति, जब्त की गई संपत्ति है, मान लिया भाग है। ये सब चीजें पहले भी आती थी। संपत्ति पे के अंतर्गत आता है, किस संपत्ति के अंतर्गत आता है, मालिक की है, पीड़ित की है, प्राइवेट है, या क्या है, जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। संपत्ति खराब होने वाली है, क्या राजपत्रित अधिकारी के प्रकरण के दिया गया, हाँ या ना, खराब होने वाली हाँ या ना, जब्त यहाँ पे देखिए शिकायतकर्ता की है या किससे जब्त की गई। शिकायतकर्ता हमने लिख दिया तो शिकायतकर्ता के क्या इनका नाम आ गया है, हमने जोड़े कर देंगे तो देखिए कंप्लेनेंट का नाम आ गया है। अगर हमने संपत्ति यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमने ये संपत्ति अभियुक्त से जोड़ी थी, अभियुक्त से ली थी, तो हम यहाँ पर अभियुक्त कर देंगे अभियुक्त, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अभियुक्त का नाम आ जाएगा रीमा, और हम जोड़े करेंगे तो यहाँ पर उसका डिटेल आ जाएगी। और नीचे देखते हैं ड्रग, ड्रग का नाम और जो भी चीज़ थी ये आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बॉटल कितनी है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको इसको जोड़नी होंगी। ये सभी चीज़ें पूछी गई हैं, जो भी आपसे सुटेबल है आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और संपत्ति मादक पदार्थ का स्रोत क्या है, आप इसको डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, अनुमानन है, कितना विवरण इसका लिखना है, और देश राज्य सिलेक्ट करने के बाद इसको जोड़े करेंगे और फिर इसके बाद आ जाएगा इसमें देश संपत्ति, और फिर हम सुरक्षित कर देंगे। नीचे देखेंगे सुरक्षित आ गया है। अब अगला गवाहों का विवरण, गवाहों का विवरण आ गया ऑटोमेटिक, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने अगर आपको जोड़ने हैं और गवाह तो जोड़े पे क्लिक करके कर लेंगे। अगला पे क्लिक करेंगे। स्थान कहाँ से आपने ये संपत्ति बरामद की, वो सभी चीजें हैं, अक्षांतर देशांतर, जो जो चीजें आपका II4 भरते समय जरूरत थी 1.0 में, वो सभी चीजें हैं। देखिए फाइल अपलोड करने के लिए दे दिया गया है, इससे संबंधित कोई फोटोज या फाइल्स PDF के रूप में या JPG के रूप में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने ई साक्ष्य बनाया है तो आप यहाँ से ई साक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। जोड़े करेंगे और जमा कर देंगे तो ये आपका IF4 भी जमा हो जाएगा। इसमें भी आपने देखा होगा कि अधिकतर चीजों में ड्रॉप डाउन दे दिया है, इसने पुराने फॉर्म्स के से सभी डाटा ले लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे IIF5 मतलब चार्जशीट और आरोप पत्र।
यहाँ पे देखिए अभियोजन संबंधी सलाह खोजे हुए देखें, जांच रिपोर्ट और अंतिम प्रपत्र का सारांश, यही टॉपिक था उस टाइम पे CCTNS 1.0 में, यही नाम से था। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम FIR नंबर लिखेंगे, खोजे करेंगे, खोजे करके आपकी FIR मिल जाएगी। हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार आपके पास खुल जाएगा कि आपने एक पहले ही कोई चार्जशीट ड्राफ्ट कर रखी होगी, जो आरोप पत्र आपने चार्जशीट या FR, हम उस पर क्लिक करेंगे। वैसे तो आपको नहीं दिखाएगा, आपको सीधा ऐसा खोल देगा, मगर हमने पहले ड्राफ्ट कर रखी है इसलिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर। अब देखिए अंतिम प्रपत्र की जानकारी, FIR नंबर आ गया, कब कब भरा, क्या है, शिकायतकर्ता का नाम क्या, संबंध, रिश्तेदार, सभी चीज आ गया है, अधिनियम धाराएं आ चुका है। आरोप पत्र यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं देखते हैं। आरोप पत्र और अंतिम पत्र दोनों दिए गए हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आरोप पत्र लगा रहे हैं या अंतिम पत्र। अभी हम अंतिम पत्र चेक करते हैं। हम क्लिक करेंगे। अनुसंधान देखिए ऑटोमेटिक कह रहा है पूर्ण किया गया। सीमा अवधि कब से कब तक, प्रकरण का प्रकार क्या प्रकार था, आपराधिक प्रकरण कैलेंडर प्रस्तुत। हम जो ये हम अधिकतर आपराधिक प्रकरण पर ही क्लिक करते हैं। चयन जिले का नाम आप चयन कर लेंगे। न्यायाधीश न्याय परिसर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। न्यायालय का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक आ रहे हैं देखिए यहाँ पर। न्यायाधीश का नाम यहाँ पर आप उच्च न्यायालय, मान्य न्यायालय, आप यहाँ पे न्यायाधीश का नाम ना लिखें। कई बार क्या होता है कि जब तक ये चार्जशीट पहुंचती है तब तक ये न्यायाधीश चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे मान्य न्यायालय दर्ज कर सकते हैं। उच्च न्यायालय, मान्य न्यायालय जहाँ भेज रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इसका उप टाइप आ गया। जो आरोप पत्र हमने अंतिम पत्र हमने सिलेक्ट किया है उसका उप टाइप आ गया है अन्य थाने को स्थानांतरित। अगर आपने कोई अन्य थाने को स्थानांतरित कर दी है, अब देखिए यहाँ पे भी इसका कॉलम आ गया। आप इस पे अंतिम पत्र लगाइए और इसे अन्य थाने को स्थानांतरित पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप अभियुक्त के मर जाने के बाद अपराध की समाप्ति कर रहे हैं तब ये पॉइंट आ चुका है। असली या वास्तविक था तब भी ये आ गया है। आरोप पत्र, यहाँ पर आरोप पत्र क्यों दिया गया है ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आरोप पत्र तो होना नहीं चाहिए, आरोप पत्र तो अलग होना चाहिए। कार्रवाई रद्द की गई, कार्रवाई अगर रद्द की गई है तब ये आ जाएगा पॉइंट। खात्मा, खारिजी, घटित नहीं हुआ, पता नहीं लग पाया, सारे पॉइंट्स जो जो आपके यूज होते हैं। पूरक आरोप पत्र है, अगर आप पहले लगा चुके होते हैं फिर आप दोबारा लगा रहे हैं तो पूरक आरोप पत्र। फरार, सरकार द्वारा वापस ले लिया गया, सुराग नहीं मिला, साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र लगाया गया, ये सभी चीजें इस पे दे दी गई हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये सभी अभियुक्तों के नाम आ गए हैं। कह रहा है चार्जशीट दाखिल की, आरोप पत्र दाखिल किया या नहीं किया। अब हम इसको अंतिम पत्र हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये चीजें आनी नहीं चाहिए। फिर भी हम इसको आरोप पत्र दाखिल नहीं किया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम तो FR लगा रहे हैं। और अगर हम चार्जशीट लगा रहे होते तो इसको आरोप पत्र दाखिल किया इस पर क्लिक करते और सभी चीजें ये भर देते जो आप उस टाइम पे भी भरते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अपराध विवरण गवाह, जो गवाह हैं वो आ गए हैं यहाँ पर। गिरफ्तारी की गवाह देखिए अब ये अलग अलग आ गए हैं। जब आपने अपराध विवरण तैयार किया मतलब IF2 तैयार किया उसमें जो गवाह भरे होंगे वो आ गए। गिरफ्तारी के गवाह यहाँ पर आ गए हैं। और जितने भी आपने गवाह भरे होंगे, संपत्ति के टाइम के गवाह भरे होंगे तो अब वो आ गए हैं। जो जो आपको सिलेक्ट करने हैं आप उन्हीं पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको इस गिरफ्तारी के सभी सिलेक्ट करने हैं तो इसी पे क्लिक कीजिए। अब नीचे और स्क्रॉल करते हैं और अगर और जोड़ने हैं तो आप जोड़े पे क्लिक करेंगे। विटनेस आपके सभी यहाँ पर आ जाएंगे। जितने आपने ऊपर क्लिक किए होंगे नीचे ही विटनेस सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे हम आपको एक आधा जोड़ के दिखाए थे कि हम यहाँ पर हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। अभी हम दो ही करते हैं और जोड़े पे क्लिक करते हैं। देखिए विटनेस की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ये कौन कौन से गवाह हैं हमने, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। हम अगला पे क्लिक करते हैं अब ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये आगे बढ़ गया है। लोक अभियोजन द्वारा स्वीकृति है हाँ या नहीं, स्वीकृति की तिथि, सेवा नोटिस देखें, प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम। अगर आपने कोई FSL के लिए भेजा था उसका जो परिणाम आया है वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। मामले की संक्षिप्त तथ्य जो आप लिखना चाहें, जो आप जीस्ट लिखते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी।
अगला पे क्लिक करेंगे। संपत्ति जो आपने जोड़ी होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएगी। आप अगला पे क्लिक करेंगे। गवाहों के विवरण आपने जो जो वहाँ पे गवाह दिखे थे आप इसको जोड़े करते रहेंगे, अगला कर लेंगे। अब आता है जो आपने जितनी भी हमने अभी खाली एफआईआर काटी थी, उसके बाद कोई भी चीज़ जमा नहीं की है, 2, 3, 4 नहीं तो वो यहाँ पर आ जाते। पृष्ठों की संख्या मतलब आईआईएफ जो एफआईआर है वो उसका कितने पृष्ठ हैं। जो आप पृष्ठ लिखते हैं एफआईआर इनके, तो आप इनको भी जोड़ सकते हैं। सूची में जोड़े क्लिक करेंगे, जो जो आपने जोड़ने हैं और सूची में जोड़ें। नीचे आपको आ गया है। यहाँ पे देखिए ई साक्ष्य प्राप्त करें, हर जगह कह रहा है। अगर आपने ई साक्ष्य बनाया है उस चीज का तो आप क्लिक करेंगे, ई साक्ष्य इसके साथ ऐड हो जाएगा और संक्षिप्त टिप्पणी अपनी आप जो भी होगी वो आ जाएगी और आपने लास्ट में क्या करना है, इसे जमा करना है। इस प्रकार आपका आईआईएफ भी जमा हो जाएगा। और इसमें क्या है, खोज और अंतिम रूप देखें और अभियोजन संबंधी इससे सलाह, मतलब जो हम ड्राफ्ट चार्जशीट करते हैं वो यहाँ से आ जाएगा। ये अभी कोई चार्जशीट नहीं लगी है इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। अनुसंधान में ये तो आपको बता दिया, IF2, 3, 4, 5। अब इसके बीच में है जमानत विवरण। जमानत विवरण पर अभियुक्त को जमानत मिल गई है, उसको आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जमानत जो आप अभियुक्त को मिल गई है आपके, तो आप यहाँ पे उसको जोड़ दीजिए। खोजे करेंगे, अभी शो कर रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया एक्यूज, इसको जमानत मिल गई है। अब हम भर देंगे इसके कॉलम्स क्या क्या, वकील का नाम, न्यायालय का नाम, न्यायालय परिसर का नाम, न्यायालय स्थापित का नाम, जो जो होगा हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही आ जाएगा। मान लिया मैं देहरादून करता हूँ इसे, न्यायालय परिसर का नाम यहाँ पर हम फैमिली कोर्ट डाल देते हैं। तो देखिए फैमिली कोर्ट देहरादून। जमानत का प्रकार, कौन सी जमानत मिली, नियमित जमानत है, पूर्वनामित जमानत है, पैरोल पे है, सशर्त जमानत है, जो भी है आप इस पर डाल देंगे। जमानत अगली सुनवाई की तारीख, जो जमानत सुनवाई की तारीख जो होगी वो आप यहाँ क्रैक करके अगला कर देंगे। जमानत का विवरण अब आ गया है, उपलब्ध है या नहीं है। अगर आपके पास जमानत का विवरण उपलब्ध नहीं है तो नहीं कर दीजिए इसे, तो ये नहीं मांगेगा। अगर है तो आपसे ये जानकारियां मांगेगा कि व्यक्तिगत जो जिसको जमानत दी थी वो है। आप इसको यहाँ पर जमानत जोड़ सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर देते हैं कि जब उपलब्ध नहीं है तो ये हमारे पास अब जमा करने के लिए डायरेक्ट आ गया है। अनुसंधान में और है पूछताछ प्रपत्र। पूछताछ अगर आप अभियुक्त की करते हैं तो इसको भर सकते हैं। ये देखिए पहले से भरा हुआ है, नया जोड़े करेंगे तो यहाँ नया जोड़े आएगा। मैं ड्राफ्ट चार्ट जो पहले कभी ड्राफ्ट किया होगा उसमें से आपको दिखा देता हूँ। पूछताछ की तारीख आ गई, क्या पूछताछ किए गए व्यक्ति का अभियुक्त की सूची में है वो, हाँ या ना। हाँ करेंगे तो शायद अभियुक्त का नाम आ जाएगा, रिश्तेदार पंक्ति का नाम, इस पर आप अगला करेंगे और नहीं है तो आप नहीं पे रहने देंगे। तो कह रहा है कि क्या आप इस व्यक्ति को आरोपी या सूची के रूप में जोड़ना चाहते हैं, हाँ कहेंगे तो इसके डिटेल आपको भरनी होगी और अगर नहीं करेंगे तो नहीं भरनी होगी। तो देखिए ये व्यक्तिगत विवरण आ गया। इसी प्रकार इसमें पता है, अतिरिक्त विवरण है, शारीरिक विवरण है, रोजगार विवरण है, आपराधिक इतिहास है, आपराधिक इतिहास की विधि है। अगर कोई आपराधिक इतिहास है तो आप यहाँ पे इसको दर्ज कर सकते हैं एफआईआर नंबर डाल के। अपराध करने की विधि है, बयान का विवरण है, पूछताछ है और लास्ट में जमा करना है। इसी प्रकार इसमें मामला की डायरी है, मतलब आपकी सीडी है। सीडी आप यहाँ पर विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे, एफआईआर नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी एफआईआर नंबर है। देखिए यहाँ पे एफआईआर पहले से ही आ गई है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सामान्य सूचना अधिनियम धारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए आ गया है। प्रकरण दैनिकी तैयार करने की तिथि, जांच शुरू करने का तिथि और जांच समाप्त करने की तिथि। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि पुराने वाले में ये था कि आप अगले दिन तक जांच नहीं ले जा सकते थे। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा है या नहीं। इसमें आप अगले दिन तक भी अपनी सीडी को ले जा सकते हैं। देखिए मैंने 22 तारीख डाला है से स्टार्ट किया और 23 तारीख तक सीडी चल रही है, तो ये ले रहा है।
पहले तक क्या होता था, उस केवल 24 घंटे की लेता था, अगले दिन की टाइम नहीं लेता था कि आपने जो सीडी काटी है वो अगले दिन तक चल रही है, तो आप इसको अब इसे जोड़ सकते हैं। दौरा किया गया, अब बोल बोल के यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि मुख्य कार्य क्या है। पहले इसे सिलेक्ट किया, एक्यूज अरेस्ट किया आपने, धारा ऑल्टर की आपने, सेक्शन जोड़ा मॉडिफाइड किया अगर आपने, और बेल अगर ग्रांट किए तो तब जो भी आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिख गए हैं। आपको जो भी क्लिक करना है, जिसके बारे में आप कर रहे हैं, एक्यूज अरेस्ट कर रहे हैं तो आप ये एक्यूज अरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप तीनों चीजें कर रहे हैं तो एक एक करके आपको तीनों भरनी होंगी। पहले एक्यूज सेलेक्ट करना है, जांच शुरू करने की तिथि, अपलोड कोई डॉक्यूमेंट्स हो वो अपलोड कर दीजिए। अभी की फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। जोड़े पे क्लिक करेंगे और अगला पे क्लिक करेंगे। अब आता है संपत्ति बरामद का जो विस्तार दर्ज करें, जो आपने संपत्ति बरामद की है। टाइप नहीं करना चाहते हैं तो बोल बोल के कर सकते हैं। साक्ष्य का विवरण आपने यहाँ पे अपना जो आपने बनाया होगा विवरण उसको कॉपी पेस्ट करना है, जोड़े करेंगे और अगले पे क्लिक करेंगे। अनुसंधान का संक्षिप्त जो पूछताछ है आपने इसको भर देना है, बोल बोल के अगला पे क्लिक करना है और टिप्पणी लास्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपने यहाँ पर जमा का बटन पे क्लिक करना है। और ये आपका जो आपने एक्यूज अरेस्ट करने की बनाई थी तो वही ऑटोमेटिक यहाँ पर जमा हो जाएगा। अगला, अगर आपने खाली ये पर्चा जो काट रहे हैं आप सेक्शन को मॉडिफाई करने के लिए काट रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आप इसको दस्तावेज अपलोड करेंगे और वही सभी चीजें हैं, विवरण अनुसंधान, इसको आपने खाली लिखना है और जमा करना है। ये आपका पर्चा ऐसे बहुत आसानी से कट जाएगा। रिमांड का आ गया। रिमांड की अगर तैयारी करेंगे तो रिमांड अनुरोध फॉर्म भरें। आप यहीं से रिमांड भर के कोर्ट को भेज सकते हैं। ये देखिए एफआईआर नंबर है, इसमें एफआईआर नंबर ले लेंगे। एफआईआर आ गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम रिमांड फॉर्म किसका भर रहे हैं और इनकी स्थिति भी दिख रहा है कि ये गिरफ्तार हैं कि नहीं है, कितनी तारीख को गिरफ्तार है। हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसका आ गया है फॉर्म, इसको भरेंगे। रिमांड कौन से कोर्ट में रिमांड है इसकी सभी डिटेल भरेंगे। अपलोड फोटो वोटो जो भी आपके पास होगा या डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपलोड करेंगे। रिमांड का कारण नेक्स्ट करेंगे। शिकायतकर्ता का विवरण आ जाएगा, आपको केवल इसे नेक्स्ट करना होगा, ये ऑटोमेटिक इसको एफआईआर से उठा लेगा। अभियुक्त का विवरण आ जाएगा, जो अपने अभियुक्त का भर रहे हैं ये आप एफआईआर में। अब ये गिरफ्तार नहीं था तो हमने छोड़ा होगा इसको, ये ऑटोमेटिक भर के आ जाता। आपको खाली इससे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। अभियुक्त का विवरण यहाँ पर आ गया है, व्यक्तिगत विवरण, रिमांड का इतिहास, अगर कोई रिमांड पहले आपने लिया होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा, लास्ट में आपको जमा करना होगा। इसी प्रकार धारा संशोधन करें। जब आप धारा का संशोधन करेंगे तो जीडी में आपने देखा होगा धारा संशोधन करने के लिए एक जीडी अलग से थी। आप उस साइड में इसका धारा संशोधन की पहले जीडी डालेंगे, फिर यहाँ जो भी धारा आपने संशोधन करनी है उसे खोजे करेंगे एफआईआर को और यहाँ पर उसे धारा संशोधित कर लेंगे। पूर्व की भांति ही है और देखते हैं इसमें क्या है। प्रकरण दैनिकी, प्रकरण प्रगति, बनाए केस की प्रगति रिपोर्ट जो होगी वो आपको जोड़ने के लिए है। एफआईआर नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, खोजे करेंगे, ये एफआईआर नंबर आ गई आपकी, जो भी आपने क्लिक करना है उस पर क्लिक करेंगे। अब इसकी प्रगति आ गई कि आपने कितनी केस डायरी काटी, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जीडी कौन कौन सी हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अपराध का विवरण ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सब चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आ रही हैं। सामान्य सूचना सारी ऑटोमेटिक आ गई है। ये जो जो आपने किया होगा, अगर न्यायालय निपटान फॉर्म भी भरा होगा तो वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। शिकायतकर्ता भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब आप नेक्स्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिक आपने जो जो अब तक कार्रवाई की गई होगी उससे ये इसको ले लेगा। पीड़ित की सूचना अगर भरी होगी, पीड़ित का विवरण, ये सब चीजें ऑटोमेटिक ये आपसे ले लेगा। अभियुक्त संदिग्ध का, ये आपने किसके बारे में किसका दे रहे हैं आप, ये प्रगति रिपोर्ट किसकी दे रहे हैं आप, यहाँ पर आप अभियुक्त को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके विवरण, पता, सामाजिक, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा सब चीज। और लास्ट में गवाह का विवरण, जितने गवाह होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे
अब प्रगति जांच आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी देरी का कारण लिख देंगे या जो भी चीजें आपके पॉइंट्स पूछे गए हैं ये भर देंगे। अपराध विवरण प्रपत्र भर दिया, लास्ट आपने जो काम किया है आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और जोड़े करके इसको जमा कर देंगे। ये इसकी केस डायरी की प्रगति रिपोर्ट आपकी बन जाएगी। और इसमें क्या है, इसमें उद्घोषित अपराधी का है। उद्घोषित अपराधी की घोषणा करने के लिए है। कोई अगर आपने उद्घोषित अपराधी आपका बना है जिस पर अपराध घोषित हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे एफआईआर, देखिए नाम आ गया है, हम ओके करेंगे। न्यायालय का नाम जिसने इसको जहाँ जहाँ ये चल रहा है जिन्होंने इसको उद्घोषित अपराधी किया है, और देखिए जो जो चीजें पूछी गई हैं हाँ ना में आपको जवाब देना है, टिप्पणी डालनी है, फोटो अपलोड करनी है अभियुक्त की, और ये अपने दस्तावेज जो कोर्ट के दस्तावेज अपलोड होंगे कि भाई ये उद्घोषित अपराधी इसको किया गया है तो उसको सिलेक्ट करके अपने जमा करना है। बहुत आसान कर दिया गया है सभी चीज को। इसमें आपके अनुसंधान से संबंधित सभी चीजों को इस पे जोड़ दिया गया है। संपत्ति संचालन रसीद, संपत्ति का अगर चालान करते हैं, संपत्ति आंदोलन चालान की रसीद जमा करें, देखे चालान। बाहरी एजेंसियां विश्लेषण के लिए एक संपत्ति भेजें, जो आप एफएसएल के लिए कोई संपत्ति भेजते हैं यहीं से भेज सकते हैं। बाहरी एजेंसी से प्राप्त रिपोर्ट, जो आपको रिपोर्ट प्राप्त होगी वो यहाँ पे जोड़ेंगे आप इसको। और लास्ट में बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट खोजे हुए देखिए जो भी आपने जोड़ी होंगी तो आप देख सकते हैं। तलाश, ये वो है जो आप लुकआउट नोटिस तैयार करते हैं, ये लुकआउट नोटिस के लिए है। अब आप ऑनलाइन ही लुकआउट नोटिस तैयार कर सकते हैं। देखिए एफआईआर नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया, क्या आ गया, आरोपी की सूची आ गई। लुकआउट नोटिस के लिए किसको ढूंढना है, आपको ये ऑटोमेटिक लेगा सभी चीज, आपको खाली इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा। मामला किस किस न्यायालय ने दिया है, आप न्यायालय सेलेक्ट कर लेंगे, कोर्ट का पता डाल देंगे, अगला कर देंगे। आदेश देने की, किसने आदेश दिया, आदेश संख्या क्या है, आदेश की दिनांक क्या है, अगला करेंगे। अन्य विवरण, नियंत्रण रेखा के लिए किसी अन्य एजेंसी के लेखन का नाम, अगर अवधारणा की तिथि जो जब तक है वो किस कारण से किया गया, देखिए यहाँ पर ये सभी कारण इसने लिख दिए हैं। अपलोड करेंगे दस्तावेज और इसे अगला करेंगे। अब ये नाम पद कौन ये कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फोन नंबर आ जाएगा। अभी देखिए हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, उनका फोन नंबर देखते हैं, ये देखिए फोन नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स जो भी आपने किया है वो करने के बाद जमा कर देंगे और ये आपका लुकआउट नोटिस तैयार हो जाएगा। और अनुसंधान के अंदर क्या क्या दिया गया है, हिरासत की श्रृंखला देखें, जो जो आपने हिरासत में लिए थे उनकी श्रृंखला देख सकते हैं कि एफआईआर, मान लिया मैं एफआईआर में देखना चाहता हूं कि मैंने इस एफआईआर में कौन कौन से कब कब हिरासत में ली है, तो हम इस एफआईआर को देखते हैं। सोने के कान, देखिए ये दिख रहा है कि मालखाना में रिहाई की तिथि इतनी तारीख को थी, जो जो हमने संपत्ति कब्जे में संपत्ति ली थी उसकी क्या क्या डेट थी, क्या क्या था उसका आप देख भी सकते हैं। कितनी तारीख को जमा किया था, क्या है, प्रेजेंट इन स्टोर, अभी स्टोर में प्रेजेंट है, या सील खुल गया, देखिए सब चीज इसकी डिटेल आगे है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इसको छपाई भी कर सकते हैं। ये आता है किशोर प्रवृत्ति के लिए, ये तब खुलेगा जब आपने किसी एफआईआर में अभियुक्त को 18 साल से नीचे का दिखाया होगा, तब यह खुल पाएगा एफआईआर में। अनुरोध पत्र, किसी चीज के लिए अनुरोध पत्र तैयार कर रहे हैं एफआईआर के लिए, देखिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ये हम अनुरोध पत्र इस एफआईआर का मान लिया तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या है देखते हैं। ये आ गया है स्वीकृति पत्र के लिए अनुरोध तैयार करें, ये आ गया है अनुरोध पत्र तैयार करें, ऑटोमेटिक इसने सब चीज ले लिया है। जांच अधिकारी के द्वारा तैयार साक्ष्य प्रार्थना पत्र की तारीख और ये डालने के बाद अपलोड कर देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने जमा करना है, अनुरोध पत्र आपका तैयार हो जाएगा। आपको पता होगा अनुरोध पत्र किससे तैयार होता है। प्रत्यार्पण, प्रत्यार्पण के अनुरोध के लिए आवेदन तैयार करें, प्रत्यार्पण के लिए अनुरोध के लिए आवेदन तैयार करें, आपने एफआईआर ढूंढनी है।
उम्मीद है कि आपको अनुसंधान के अंदर मैंने जो मुख्य फॉर्म दिखाए आपको समझ में आए होंगे। ये नॉर्मल CCTNS 1.0 की तरह है, थोड़ा इसमें एडवांस रूप दे दिया गया है। अब आता है अभियोजन। अभियोजन में क्या-क्या है? कोड केस संख्या, कोड केस संख्या खोजे हुए देखें, कोड केस संख्या असाइन करें। पहले आप कोड केस संख्या डालते हैं, जो आप पैरोकार के काम क्या-क्या हैं वो दिखाए गए हैं। कोड केस संख्या डालेंगे, कोड केस संख्या असाइन करेंगे, IF फॉर्म भरेंगे, सेम ही है ये। अपील के फॉर्म के परिमाण जो आप इसको IF 7 फॉर्म भरते हैं, ये IF 6 फॉर्म है, ये IF 7 फॉर्म है। मामले को दोबारा खोलना, ये वो आ गया है जब आप किसी पे चार्जशीट लगा देते हैं तो मामला वो दोबारा खोलना हो तो वो खुल सकता है यहाँ से। अभियोजन में इतना ही है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में IO प्रदर्शन रिपोर्ट चेक करें। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे किसकी आप प्रदर्शन देखना चाहते हैं, किसने अच्छा काम किया है, किसने नहीं किया है। आप यहाँ पर किसने कैसा काम किया है देख सकते हैं। अगर ये आईडी बनी होगी तो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी इनके द्वारा ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है तो नहीं दिख रहा है इनके काम। अभी हम देखते हैं जो SHO सर हैं उनके देखते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे भी तो आ जाएगा नाम। जितने IO हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके उनको खोलेंगे, जमा करेंगे तो आपको यहाँ पर उनकी डिटेल आ जानी चाहिए। अभी ये नहीं आ रही क्योंकि ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। अभी इसमें जो कार्य नहीं किए गए हैं इसलिए ये उनकी कितनी सजा, कितनों को जांच अधिकारी कौन है, कितनों की सजा की संख्या कितनी है, वारंट कितने प्राप्त हुए, NCR इनको कितनी बराबरी बरी, अपराधी इनके केस में कौन कौन की क्या क्या स्थिति है, ऑटोमेटिक आपको SHO को सर को यहाँ पर दिख जाएगा। अब ये आता है निर्देश और अनुपालन। ये वो है निर्देश जो आप अपने IOs को देंगे। प्राथमिकी के लिए निर्देश, गुमशुदा व्यक्ति के लिए निर्देश, जो भी आपको देने होंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्राथमिकी आ गया, FIR नंबर, अधिनियम आ जाएगा। जैसे आप FIR नंबर सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने कर दिया निर्देश प्रदान करें। नया निर्देश है कि कोई एग्जिस्टिंग निर्देश है देना चाहते हैं जो आप उनकी विवेचना पर आप ईयर सेलेक्ट करेंगे और खोजे करेंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पर ये आ गया है। हम इस पे इस FIR नंबर पे इनको SHO सर की तरफ से निर्देश देना चाहते हैं। इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। अधिनियम, धारा, घटना, शिकायतकर्ता, पीड़ित, अभियुक्त का विवरण, संपत्ति सूची। अब ये आ गया की गई कार्रवाई। अब यहाँ पर ये सारी इसकी डिटेल आ चुकी हैं। लास्ट में आप निर्देश जोड़े पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अधिकारी का नाम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है, आप SHO सर का खुद का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी निर्देश देना चाहें और जमा करेंगे। ऐसे ही CO सर भी अपने निर्देश दे सकते हैं और अन्य लोग भी जो उच्च अधिकारी हैं वो निर्देश दे सकते हैं। इसी में अभी आपको अनुपालन भी दिखता है। अभी SHO सर की आईडी है इसलिए अनुपालन नहीं दिख रहा है। जैसे हम इसको विवेचक की आईडी करेंगे तो यहाँ पर अनुपालन भी यहाँ पर शो करेगा। आपने जो आपको निर्देश प्राप्त हुए होंगे उस पर आपने क्या अनुपालन किया आपको उसमें लिखना होगा। अभी आता है केस बास्केट। केस बास्केट यहाँ पर आप देखिए FIR नंबर जोड़ देंगे कोई अपनी, खोजे करेंगे तो ये आपके FIR नंबर आ गई। ये AI से इंटीग्रेटेड है केस बास्केट। अब ये दिखा रहा है आपको कि आपने प्रथम विवरण जो है वो तैयार किया है, अभियुक्त का विवरण। ये आपको एक ही जगह पे सभी चीज आपके सभी डिटेल आपकी FIR के बारे में सारी डिटेल एक ही जगह पे दिखा देगा। देखिए अभियुक्तों के बारे में है, चयन की कार्रवाई क्या की गई थी, आपने गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन तैयार करना है या उद्घोषित अपराधी घोषित करना है। जो आपने करना है यहाँ पे दिख रहा है वो कि आपने क्या काम करना है, कार्रवाई। इसी प्रकार संपत्ति, अभियुक्त का विवरण, ये ऑटोमेटिक आपको केस डायरी आपने कितनी काटी है इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर कोई केस डायरी नहीं काटी है, नहीं दिख रहा, जनरल डायरी कौन सी इसके साथ कितनी GD जुड़ी हैं वो दिख जाएंगी। IF2 आपने देखिए ग्रीन दिख रहा है कि आपने IF2 काट लिया इसका। यहाँ पे देखिए ये आपने IF2 जो है ये
12 मई 2026 को काटा था, वैसे ही गिरफ्तारी मेमो दिख रहा है। आपका पूरे केस की जो पूरी डिटेल है यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है कि आपने क्या-क्या किया है, धारा का संशोधन भी किया है, संपत्ति अगर जमा की होती तो यहाँ पे शो करती। तो ये कह रहा है कि आपने इस पे काम करना है, आपको दिखा रहा है कि आपने काम करना है, ई हस्ताक्षर किए हैं कि कोर्ट ने जो-जो चीज़ आपने नहीं की होंगी वो ब्लैक रहेंगी, जो-जो कर चुके होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या कार्रवाई की है और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने अभी इसमें क्या-क्या कार्रवाई नहीं की है। ये एक हिसाब से चेकलिस्ट है आपकी, जो चेकलिस्ट आप तैयार करते हैं कि एफआईआर करने के बाद जो आपने उसमें विवेचना करनी है, क्या-क्या चीज़ें छूट गई हैं, वो आप इसको चेक कर सकते हैं, तो उसको पूरा कर सकते हैं। इससे आपकी विवेचना का स्तर जो है, वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। अनुच्छेद का संशोधन ये दिखा रहा है कि अनुच्छेद का संशोधन परिवर्तन ज्ञापन, ये देखिए ये हमने धारा बढ़ी थी, हम यहीं से ही कह रहा है कि धारा आप घटा-बढ़ा सकते हैं। ये आपको केस बास्केट है, बहुत अच्छा फीचर है। इसमें अभी जो गो लाइव के लिए सॉफ्टवेयर आएगा उसमें ये भी होगा कि आप के कुछ एफआईएस में ये आपको प्रिडिक्शन भी करेगा कि आप जो सीडी काटें उसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें लिखें। आपको एक जो नए विवेचक होंगे उनको या उनके पास कोई नया प्रकार का मामला होगा, तो उसमें उनको हेल्प मिलेगी कि वो सीडी कैसे काटें या आप क्या-क्या कार्य करें। ये ऑटोमेटिक आपको प्रिडिक्शन भी देगा। इसलिए इसको एआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है, एआई एंड बीआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है और यह अच्छे से वर्क करेगा नए वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। ये अभी डेमो पर्पस से हमको दिया गया है, चेक करने के लिए दिया गया है, आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए दिया गया है। आशा है कि आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने मास्टर ट्रेनर से पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आशा है कि आपको ये दोनों वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो इससे पहली वाली वीडियो आप पार्ट 1 इसका देख लीजिए, जिसको मैंने सीसीटीएनएस 2.0 डे 1 के नाम से दिया गया है। आप उसको प्लीज़ देख लीजिए। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि सभी आपके डाउट्स क्लियर कर लूँ और हमारे सीसीटीएनएस 2.0 में क्या-क्या नया है और इसका डिस्प्ले कैसा है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, ये आपको बताने की कोशिश की है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।